14 मई के दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले, यानी जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ लिया और अगले ही दिन भाजपाइयों का नफरती कैरेक्टर उनके सामने आ गया। यानी सड़क छाप भाषा लिए सत्ता के लाडले मंत्री सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गए। कर्नल सोफिया कुरैशी को भाजपाई मंत्री द्वारा आतंकवादियों की बहन बुलाए जाने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी हैरान रह गए और भाजपाई यानी मोदी शाह और आरएसएस के लाडले मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आपको थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, जाइए कोर्ट से माफी मांगिए। यानी पहले भाजपाई मंत्री ने कर्नल सोफिया के बारे में उल्टा सीधा बोला, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर का आदेश दिया। एफआईआर में भी भाजपाई सत्ता ने अपने बिगड़ैल भाषा वाले मंत्री को बचाने की कोशिश की। ये बेशर्मी और बेहयाई की हद है। मंत्री भागकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने खूब फटकार लगाई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की पिछले 11 साल की राजनीतिक कमाई बहुत तेजी से लुट रही है और इस कदर लुट रही है कि आने वाले कई दशक तक बीजेपी आरएसएस के लिए अपना माहौल बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही वो भ्रम भी टूट रहा है कि नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, यानी जिस बात को लेकर दावा कर देते हैं वो किसी भी हाल में करते हैं। ये बात पूरी तरह से झूठ साबित हो रही है, देश में भी और दुनिया में भी। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तक ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। जो लोग अब तक मोदी शाह के मैदान में खेलने जाते थे, अब वो मोदी शाह को अपने मैदान में आने पर मजबूर कर चुके हैं। बात कारवां की उस रिपोर्ट की भी करेंगे जिसने बताया था कि पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की जाति क्या है, यानी किस जाति के कितने लोग शहीद हुए। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक नई लड़ाई छेड़ दी है। इन सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और इन दिनों कुछ ज्यादा ही जरूरी है। आप जानते हैं आपके इस चैनल लोकहित इंडिया पर एक न्यूज एजेंसी ने 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आने के बाद ये चैनल गायब हो सकता है और बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करना है। ये रकम बहुत बड़ी है, इसलिए आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। इस QR कोड, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ज्ञान दे रहे थे कि ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है, तो शायद उन्हें ये पता भी नहीं था कि युद्ध और बुद्ध की ये थियरी उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि बुद्ध को मानने वालों की इस देश में बड़ी तादाद है। क्योंकि दलितों ने खुद को बुद्ध से कनेक्ट कर लिया है और अंबेडकर दलितों को बता गए कि उनका कल्याण हिंदुत्व में नहीं बुद्ध में है। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में बुद्ध को अपना लिया। इन्हीं अंबेडकर के नाम पर बिहार के दरभंगा में बने छात्रावास में जब राहुल गांधी दलित छात्रों से मिलने पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति ही एक्सपोज हो गई। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सत्ता ने जो सियासत रची है उसे आप मंत्रालयों से जुड़े ट्विटर अकाउंट और हिंदुत्व की गलियों में निकल रही तिरंगा यात्रा में देख सकते हैं। समझ सकते हैं कि तिरंगे का इस्तेमाल अगर पसीना पोंछने, नाक पोंछने, हाथ पोंछने के लिए किया जा रहा है तो तिरंगा यात्रा में चल रहे लोगों का भाव क्या होगा। मगर तिरंगा यात्रा का खास फोकस तो बिहार है और बिहार जानता है कि बीजेपी चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। और जब तेजस्वी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया कि हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। ये बीजेपी पर तंज भी था और नरेंद्र मोदी के सीज फायर पर करारा हमला भी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में महिलाओं को आगे करना, ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाना और नेताजी लोगों के भाषण में मोदी का जाप, ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री की इमेज को चमकाना है। क्योंकि देश 2014 के नारों को भूलने लगा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, नहीं बिकने दूंगा, नहीं मिटने दूंगा। नारा पुराना हो गया है, मगर इसी तर्ज पर पुरानी शराब की तरह नए बोतल में पेश किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की इमेज को 2019 के चुनाव जैसा बना देना चाहती है, जब पुलवामा हमले के बाद देश राष्ट्रवाद की ज्वाला में धधक रहा था और जनता ने मोदी को प्रचंड बहुमत दे दिया। मगर राहुल गांधी ने एक सभा में कह दिया था कि नरेंद्र मोदी लाशों पर राजनीति करते हैं और तब सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी का बयान आज प्रासंगिक है कि नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने तक नहीं गए और 26 मासूमों के हत्यारे आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, जबकि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए जंग का माहौल तैयार कर दिया। बिहार के मधुबनी में कहा कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। और देश जब बदले की मांग कर रहा था तो नरेंद्र मोदी ने अचानक से जातीय जनगणना कराने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया।
पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों का परिवार आतंकियों के पकड़े जाने का इंतजार ही करता रह गया। बावजूद इसके भारतीय सेना ने अदम्य शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। मगर देश ये समझ नहीं पाया कि मोदी के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि देश को संबोधित करने के अगले दिन मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। वहां एयरफोर्स के जवानों के सामने उन्होंने भाषण दिया और उसी शाम देश भर के तमाम रेलवे स्टेशनों पर 26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह रोशनी कर दी गई। नुक्कड़ नाटक और तिरंगा यात्रा के जरिए देश को बताया जाने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बावजूद इसके जनता ने तालियां नहीं बजाई तो बीजेपी की तिरंगा यात्राओं में स्कूली बच्चों को भेजने का फरमान जारी हो गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि जो 26 लोग मारे गए उनके परिवारों को न्याय कब मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग शुरू की तो बिहार के कई रणबांकुरे तिरंगे में लिपटे हुए अपने घर गांव लौटे और क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने उनकी मिट्टी को कंधा दिया, अंतिम विदाई दी। मगर न तो नीतीश कुमार और न ही उनके दो डिप्टी सीएम यानी न ही दो भाजपाई डिप्टी सीएम इन शहीदों को कंधा देने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ बिहार की लड़ाई में अगुआ तेजस्वी यादव इन शहीदों को कंधा देने के लिए उनके घर पहुंचे। लालू के लाल एक स्टेट्समैन की तरह बिहेव करते नजर आए, जबकि नीतीश कुमार ने अंबेडकर छात्रावास जाने से राहुल गांधी को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीति को सबसे बड़ा कवर फायर उत्तर प्रदेश से मिला है, जहां समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के 3 बड़े चेहरे कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस अवधेश कुमार भारती की जाति को जनता के सामने रखते हुए कह दिया कि तीनों ऑफिसर पीडीए की शान हैं। और राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में दलित छात्रों से कह रहे थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना के लिए मजबूर कर दिया और अब वे प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे और 90% आबादी को उसका हक दिलाकर रहेंगे। तो सवाल यह है कि बिहार में पीडीए की राजनीति कैसे हो रही है, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हर चाल को देखते जाइए। तेजस्वी इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को एयरपोर्ट और उनके घर जाकर श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों से मिलने में व्यस्त हैं। बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज को जब पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो उस राजकीय सम्मान में न सीएम मौजूद थे न दोनों डिप्टी सीएम, मगर तेजस्वी यादव मौजूद थे। इसके बाद ही सवाल उठने लगा कि राज्य सरकार शहीद का समुचित सम्मान नहीं कर रही, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शहीद इम्तियाज के गांव पहुंचे। लेकिन 14 मई को जब एक दूसरे शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां भी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे, लेकिन तेजस्वी यादव मौजूद थे। लालू के लाल जहानाबाद भी गए, जहां आईटीबीपी के शहीद जवान सौरभ कुमार यादव को श्रद्धांजलि दी। मगर बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने पार्टी की पोल खोल दी यहीं पर। इंडिया टुडे हिंदी ने लिखा कि आने वाले दिनों में बिहार के सभी जिलों और मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी का फोकस चुनाव पर है या देश के सम्मान पर। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक सीमित हैं। देश जब पहलगाम का बदला लेने की बात कर रहा था तब भी राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव मुसलमानों के हक और अधिकार की बात कर रहे थे, वक्फ कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। और बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए को खड़ा किया है उसका असर पूरे देश की राजनीति पर दिखने लगा है और देखने को मिलेगा। मगर जैसे ही सपाइयों ने कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए के भारती की बात की, कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होने लगा। मगर सवाल यह है कि जब सेना में राजपूत, जाट, सिख, डोगरा, महार जैसी जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनाने से किसी के राजभक्ति पर सवाल नहीं उठे तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह को दलित समाज की बेटी कह देने से पेट में मरोड़ क्यों होना चाहिए। मोदी सत्ता और भाजपाई अखिलेश यादव और उनके चचा रामगोपाल यादव को चाहे जितनी उल्टा सीधे बातें कर लें, मगर इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी कि इस देश में जाति के आधार पर ही दुर्व्यवहार होता है, जाति के नाम पर ही सियासत होती है और जाति के आधार पर ही श्मशान तय होते हैं। सवाल यह है कि अगर जाति के नाम पर राजनीति नहीं होगी तो किसके नाम पर होगी, क्योंकि मोदी सत्ता ही जाति जनगणना करवाने वाली है और राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। भाजपा हो या कोई भी पार्टी, चुनाव में वोटों का गणित बिठाने के लिए जाति के आधार पर ही टिकट बांटे जाते हैं और सेना की सच्चाई इससे अलग नहीं है। और इस बहस की शुरुआत पुलवामा हमले से हुई थी, जब 40 जवान एक बम धमाके में मारे गए और कारवां मैगजीन ने पुलवामा में मारे गए शहीदों की जाति को लेकर स्टोरी छाप दी। तब कहा गया कि देख लीजिए शहीदों में कितने % पीडीए के लोग हैं। दरअसल पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों में ज्यादातर लोअर कास्ट से थे। 19 जवान पिछड़ा, 7 दलित, 5 आदिवासी और 4 अपर कास्ट से थे। 1 जवान अपर कास्ट बंगाली भी थे और 3 जाट सिख, साथ में 1 मुस्लिम, मतलब कि केवल 5 जवान हिंदू अपर कास्ट से थे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को मिट्टी
में मिला देने का भौकाल बनाने वाले और जमीन पर कुर्बानी देने वालों में संख्या में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि बदले की मांग करने वाले सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। तो देश की 90% आबादी का इसमें कितना प्रतिनिधित्व है? पुलवामा के 6 साल बाद राम गोपाल यादव गिना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बड़े चेहरे पीडीए का हिस्सा है। तो वो जानते हैं कि अगर ये राजनीति वो नहीं करेंगे तो बीजेपी करेगी, क्योंकि जाति जनगणना का क्रेडिट तो पार्टी मोदी को दे ही रही है। और समाजवादियों के बयान से बीजेपी को मिर्ची इसलिए भी लग रही है क्योंकि समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि विपक्ष के फेवर में जा रहा है। मगर मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को पीडीए की मजबूती के लिए मायावती और कांसी राम को भी थैंक यू बोलना चाहिए, जिन्होंने अपनी राजनीति के जरिए उत्तर प्रदेश के दलितों को इतना जागरूक कर दिया कि उन्हें अपनी राजनीति समझ आती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा अम्बेडकर और संविधान की रक्षा में करना होगा। मगर रामविलास पासवान 5% वोट की राजनीति करते हुए अपने समाज को इतना तैयार नहीं कर पाए कि वो हिंदुत्व और बुद्ध की राजनीति में अंतर न कर पाए। 2024 के चुनाव में यही अंतर था कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश ने मोदी सत्ता को पछाड़ दिया, जबकि बिहार में परिणाम उलट रहा। इस नतीजे से सबक लेते हुए राहुल गांधी बिहार में दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस फिल्म पर मोदी सत्ता के सेंसर बोर्ड ने मन भर कैंची चलाई, तो उसी फिल्म को राहुल गांधी प्रमोट करने लगे हैं। और नेता प्रतिपक्ष से पहले ही इस फिल्म को दलित और पिछड़े समाज के इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र के माली समाज से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ शिक्षा की लड़ाई लड़ी और देश की 90% आबादी को अपना हक और अधिकार पहचानने की शक्ति दी। राहुल गांधी जब बिहार में ज्योतिबा फुले पर फिल्म देख रहे थे तब वो अपने टारगेट से भटके नहीं, मगर नरेंद्र मोदी ने बीते 1 महीने में अपनी राजनीति के सबसे निर्णायक फैसले लिए हैं। चाहे वो पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर अटैक करने की बात हो, या फिर जातीय जनगणना करने का फैसला, या फिर अचानक से सीज फायर कर देना, ये तीनों फैसले नरेंद्र मोदी की बनी बनाई राजनीति के खिलाफ चले गए हैं। क्योंकि बीते 11 साल में नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना का भरपूर विरोध किया और फिर अचानक से पलटी मार गए। दूसरी बात ये कि वो मंच पर कहते रहे कि ये युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का समय है, और दुनिया ने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरीके से बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हमें शांति का उपदेश देकर दूसरे देश के मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें मार रहा है, यानी इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। मगर देश जब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, पक्ष से लेकर विपक्ष तक राष्ट्रवाद की ज्वाला भड़का रहा था, नरेंद्र मोदी ने बत्ती बुझा दी फूंक मार के। और इस फैसले के बाद मोदी को टारगेट करने के बजाय आईटी सेल के छर्रों ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार पर हमला शुरू कर दिया। उनकी पत्नी बेटी की तस्वीरें सर्च करने लगे। उसके बाद एक और महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को गरियाने लगे। उससे पहले शहीद नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को गरिया रहे थे। सवाल ये है कि हिंदुत्व के पाले हुए ये डिजिटल आतंकी कौन सी देश सेवा कर रहे हैं? क्या देश की बेटियों को गालियां देना, उन्हें बेइज्जत करना राष्ट्रभक्ति है? मध्य प्रदेश के भाजपाई मंत्री ने सोफिया कुरैशी का जिस तरीके से अपमान किया, उन्हें आतंकवादियों की बहन कह डाला, उन शब्दों ने हिंदुत्व की सत्ता के फुल सोल्जर्स को भी नाराज कर दिया है। चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी एंकरों ने भी मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग कर डाली। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का चेहरा उमा भारती ने भी बदजुबान मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग कर डाला। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने कहा कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी और एफआईआर की कार्रवाई दोनों तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता ताल ठोक रहे हैं कि अगर भाजपाई विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उनके खिलाफ कोर्ट में कांग्रेस के विवेक तनखा, पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल और केटीएस तुलसी जैसे पुराने कांग्रेसी ताल ठोकेंगे, क्योंकि मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का है, जिन्हें मोदी सत्ता ने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बना दिया। मगर उनकी ही पार्टी के लोग कर्नल कुरैशी को गरिया भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सेना के अपमान के आरोपी मंत्री को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने विचलित हो रहे हैं। यदि कांग्रेस को कोसने से विजय शाह का अपराध कम होता है तो ऐसा जरूर किया जाए, लेकिन पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री की कथनी और मध्य प्रदेश भाजपा की करनी के अंतर को देख रही है। दूसरी ओर कर्नल सोफिया के अपमान और मंत्री विजय शाह की विवादास्पद टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट सख्त है। पुलिस पहले एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा, लेकिन जिस तरह का एफआईआर दर्ज हुआ हाईकोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट को संदेह है कि पुलिस ठीक से जांच करेगी भी या नहीं, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस जांच की निगरानी करेंगे। दरअसल हाईकोर्ट नाराज इसलिए हुआ क्योंकि एफआईआर को देखने के बाद कोर्ट को संदिग्ध के खिलाफ ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे अपराध की पुष्टि होती हो। एफआईआर में ऐसी गलतियां थीं कि भविष्य में एफआईआर ही रद्द हो जाए। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और कमजोर एफआईआर करना राज्य सरकार की पोल खोल रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह भी पता लगाया जाएगा कि इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस विभाग में कौन जिम्मेदार है। छल कपट को खत्म करने के लिए एफआईआर में हाईकोर्ट का पूरा आदेश जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने जब कोर्ट से कहा कि एफआईआर के बाद पुलिस जांच कर रही है तो जस्टिस अतुल श्रीधरन ने दो टूक कहा कि यह किसी हत्या की जांच नहीं है बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है, इसमें लंबी जांच की आवश्यकता ही नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट में गालीबाज विजय शाह की याचिका पर सुनवाई
होनी है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है और 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस विजय शाह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर फटकार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, देखना चाहिए कि हालात कैसे हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा, क्या वो हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के खिलाफ जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट दखल देगा और क्या हाई कोर्ट के इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। 16 मई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होने वाली है। याद रखिए, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट खुद ये आदेश दे चुका है कि राज्य सरकारें नफरती भाषण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करें, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही नफरती भाषण दिन रात देते रहते हैं। उनके चंगू मंगू मंत्रियों की बात ही क्या की जाए। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों से अपील है कि इस चैनल को बचाने के लिए अपना सहयोग निरंतर जारी रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।